जोहार दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या इस वीडियो में अलाउद्दीन की बाजार की नीति, बाजार नियंत्रण प्रणाली। जैसा कि आप लोग को पता होगा, मध्यकालीन जो इतिहास है भारत का, उसमें दिल्ली सल्तनत का फेमस शासक जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये अपने इस बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए ही क्या किया जाता है, जाना जाता है। मतलब बाजार नियंत्रण प्रणाली ही एक ऐसा सिस्टम इसने डेवलप कर दिया था जो बहुत फेमस हुआ, और इसी कारण यह फेमस है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी हम पढ़ रहे हैं, और उसकी अब बाजार की नीति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए, अगर बाजार नीति की बात करें तो अपने को इसे पढ़ना क्या है, अपने को पढ़ना है कि क्या सर्वप्रथम ये बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या है और इसका उद्देश्य, साथ में क्या व्यवस्था और साथ में क्या निगरानी, इतनी की बात करेंगे। तो इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से अपन लोग क्या पढ़ेंगे, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली को समझेंगे। चलिए बात करते हैं। तो क्या है ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली था, वास्तव में ये क्या था? तो कुछ नहीं था। ये क्या था? इसके तहत ये क्या था, एक व्यवस्था थी, एक व्यवस्था जिसके तहत सुल्तान देख लीजिएगा, है ना, सुल्तान है वो। सुल्तान ने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित कर दिया। मतलब इन कीमतों को बढ़ने नहीं दिया। याद रखिएगा, यही था और कुछ नहीं है। एक सिंपल से शब्दों में बोले तो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत सुल्तान ने क्या कर दिया, रोजमर्रा या जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक वस्तु है ना, उनकी कीमतों को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, नियंत्रित कर दिया, बढ़ने नहीं दिया। तो यही है इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली। मतलब इसने क्या किया, एक बाजार की भी स्थापना कर दी, और उस बाजार में जितनी भी वस्तुएं बिक रही है उनकी कीमतों को निर्धारित कर दिया। बोल दिया कि मैं ये कीमत निर्धारण कर दिया हूं, इससे ऊपर में कोई नहीं बेचेगा। ठीक है, इस तरीके इसने क्या की, कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, और किया भी, उसमें सफल भी हुआ। इसी को क्या बोला जा रहा है, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली, जिसके तहत इसने क्या कर दिया, रोजमर्रा या जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक जो वस्तुएं थी, इनकी कीमतों को क्या कर दिया, नियंत्रित कर दिया, बढ़ने नहीं दिया। लेकिन ये जो काम किया है कीमतों को नियंत्रित करना, इसका उद्देश्य था क्या, इसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है जिसने विशाल स्थायी सेना का गठन किया। ठीक है, स्थायी सेना का गठन किया, प्लस उसने क्या किया, सेनाओं को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। ठीक है, सेना को नगद वेतन भी देना प्रारंभ किया। तो वेतन के रूप में ना अलाउद्दीन क्या चाहता था, अपनी सेनाओं को मैं वेतन कम दूं। ठीक है, अब कम वेतन दूं तो उनका गुजारा कैसे चलेगा, तो कम वेतन दिया, और ये जो वस्तुओं की कीमतें थी इसको भी कम करवा दिया। मतलब उनके सैनिक कम वेतन में भी उनका गुजारा भत्ता हो, कम वेतन में भी उनको सस्ती कीमत पर क्या की मिले, वस्तुएं प्राप्त हो जाए, ताकि उनका गुजारा भत्ता चलता रहे। इसीलिए इसने क्या किया था, इस बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था लागू की। याद रखिएगा, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो सैनिकों को कम कीमतों में वस्तुएं उपलब्ध कराना, ताकि कम वेतन में भी उनका या गुजारा हो सके, है ना, कम वेतन में भी उनका गुजारा हो सके। तो याद रखिएगा, यही था अलाउद्दीन खिलजी का क्या, बाजार नियंत्रण प्रणाली की
प्रणाली का उद्देश्य बोला जाए तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो उसने लागू किया, जिसके तहत वस्तु की कीमतों को उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, नियंत्रित कर दिया, उसके पीछे उद्देश्य क्या था कि उसके सैनिकों को कम कीमतों में ही क्या मिल जाए, बढ़िया वस्तु की उपलब्धि होती रहे, उसकी सुनिश्चित होती रहे, वस्तु की उपलब्धता की सुनिश्चितता बनी रहे। इसलिए इसने क्या किया, कीमतों को नियंत्रित कर दिया। तो याद रखिएगा, आम जनता को फायदा दिलाने के लिए नहीं किया था। ये बात अलग है कि अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता को भी इसका लाभ मिला, है ना, लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि इसका लाभ किसको मिले, सैनिकों को। लाभ किसको मिले, सैनिकों को। अब सैनिकों को कम वस्तुओं में, कम कीमतों में वस्तुएं उपलब्ध होंगी तो कम वेतन में भी ये क्या करेंगे, काम करेंगे। वेतन ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, तो कम वेतन देना था इसको, वेतन कम दिया था, इसलिए इसने क्या कर दिया, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू कर दिया ताकि कम वेतन में भी सैनिकों का गुजारा भत्ता चल सके। याद रखिएगा। अब इसके लिए जो सिस्टम डेवलप किया गया था, तो याद रखिएगा इसके लिए सिस्टम क्या डेवलप किया गया था। इसके लिए इसने क्या किया था, राज्य समर्थित बाजार की स्थापना की। राज्य समर्थित बाजार की स्थापना, बाजार की स्थापना जिसको बोला गया सराय ए अदल, सराय ए अदल। क्या बोला गया, सराय ए अदल, इस बाजार को बोला गया। तो याद रखिएगा सराय ए अदल क्या था, तो राज्य समर्थित बाजार था जिसको बोला गया सराय ए अदल। इस सराय ए अदल का जो अधिकारी होता था, सराय ए अदल, है ना, और एक विभाग की स्थापना की गई थी जिसको बोला गया था दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। ठीक है, याद रखिएगा। तो दीवान ए रियासत क्या था, तो दीवान ए रियासत क्या था, एक विभाग था। मैं क्या बता रहा हूँ, एक विभाग था जिसका नाम क्या था, दीवान ए रियासत। तो विभाग था दीवान ए रियासत, बाजार का नाम था सराय ए अदल, और यहाँ पर क्या था, अनाजों और वस्त्रों की बिक्री होती थी। अनाजों एवं वस्त्रों के लिए, वस्त्रों के लिए क्या था, सराय ए अदल नामक बाजार की स्थापना की थी जिसका अधिकारी कहलाता था सदर ए रियासत, सदर ए रियासत। तो याद रखिएगा, यहाँ 3 शब्द मैं बता रहा हूँ। एक विभाग था दीवान ए रियासत, एक बाजार था क्या, सराय ए अदल, और एक अधिकारी था जिसका नाम क्या है, सदर ए रियासत। तो मैं क्या बोला, राज्य समर्थित बाजार की स्थापना की सराय ए अदल नामक, जहाँ अनाजों एवं वस्त्रों की बिक्री होती थी। यहाँ पर व्यापारियों को बाजार करने के लिए दीवान ए रियासत नामक विभाग में अपना पंजीयन कराना पड़ता था। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर व्यापारियों को व्यापार करने के लिए दीवान ए रियासत नामक विभाग पर अपना पंजीयन कराना पड़ता था, और पंजीयन कराने के पश्चात यहाँ व्यापारी उसी कीमत पर अनाज की बिक्री करते थे जो राज्य के द्वारा घोषित था। हाँ, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, व्यापारी जो थे, व्यापारी इस बाजार में क्या करते थे, व्यापारी बाजार में राज्य द्वारा घोषित कीमतों पर क्या करते थे, राज्य द्वारा घोषित कीमतों पर क्या करते थे, घोषित कीमतों पर वस्तु बेचते थे, वस्तु बेचते थे। याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो व्यापारी थे, याद रखिएगा, इतना बात समझ में आया तो हम यहाँ पर ऐसा बोल देंगे कि क्या, बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राज्य समर्थित बाजार की स्थापना की गई थी जिसे सराय ए अदल नाम से जाना जाता था। यह वस्त्र एवं अनाजों का क्या था, बाजार था। इसमें व्यापारी को व्यापार करने के लिए दीवान ए रियासत नामक विभाग पर अपना पंजीयन कराना पड़ता था, जिसके पश्चात वह राज्य द्वारा समर्थित मूल्यों पर ही या कीमतों पर ही क्या करते थे, वस्तुओं को बेचते थे। ठीक है, इस संपूर्ण व्यवस्था पर निगरानी करने के लिए सुल्तान के द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जिसका नाम क्या था, सदर ए रियासत। ठीक है, अब थोड़ा आगे मैं बढ़ता हूँ। मैं क्या बोला, व्यापारी क्या करते थे, अनाज भेजते थे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो बाजार था सराय ए अदल, इस बाजार में व्यापारी क्या करते थे, अनाज बेचते थे। ठीक है, व्यापारी क्या करते थे, अपना व्यापार करते थे। तो इन व्यापारियों को क्या करने के लिए, इन व्यापारियों को लाइसेंस प्राप्त होता था। क्या, लाइसेंस।
और लाइसेंस प्राप्त करता व्यापारी ही, लाइसेंस प्राप्त करता व्यापारी ही क्या करते थे, किसानों से अनाज खरीद सकते थे, किसानों से अनाज खरीद सकते थे, अन्य कोई व्यापारी नहीं खरीद सकता था। तो याद रखिएगा, ये जो लाइसेंस प्राप्त करता व्यापारी थे, जो सराय अदल में क्या थे, व्यापार करते थे, या जो दीवान रियासत में पंजीकृत थे, वही क्या करते थे, किसानों से अनाज खरीद सकते थे और कोई नहीं खरीद सकता था। मतलब मेडिएटर वगैरह कोई नहीं था। ठीक है, ये जो लाइसेंस प्राप्त व्यापारी थे यही क्या करते थे, किसानों से अनाज खरीदते थे और उस अनाजों को क्या करते थे, उसको गोदामों में ले जाते थे और साथ को उसको लाकर यहाँ बेचते थे। बेचते किस मूल्य पर थे, जिस मूल्य पर सुल्तान बोला गया था, सुल्तान के द्वारा घोषित किया गया था, उसी मूल्य पर बेचते थे। तो याद रखिएगा, व्यापारी को अनाज कहाँ से मिलता था, तो ये कहाँ से लाते थे, किसानों से, और किसानों से केवल यही खरीदते थे और कोई व्यापारी नहीं कर सकता था किसानों से व्यापार, अनाज खरीदने का काम। ठीक है, अब इस व्यापार में यहाँ पर इतना काम हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, एक मिनट, और एक बात और बोल देंगे यहाँ कि ये जो व्यापारी होते थे ना, व्यापार करने के लिए मुस्लिम व्यापारियों को विशेष रियायतें प्राप्त थी, विशेष रियायतें प्राप्त थी। तो याद रखिएगा। ठीक है, मतलब किसानों से अनाज वही व्यापारी खरीदते थे जो क्या होते थे, दीवान ए रियासत में पंजीकृत होते थे, और इनमें से जो मुस्लिम व्यापारी होते थे उनको व्यापार करने के लिए विशेष रियायतें सुल्तान के द्वारा प्रदान की गई थी। अब बात आता है कि भाई ये जो व्यवस्था था जिसको बनाया गया सराय अदल, जहाँ पर पंजीकृत करवा के मुस्लिम व्यापारी या अन्य व्यापारी व्यापार करते थे किसानों से अनाज खरीद कर, और इसमें से मुस्लिम व्यापारियों को कुछ विशेष रियायतें प्राप्त था। इन संपूर्ण व्यवस्था की निगरानी कि भाई ये व्यापारी जो सुल्तान द्वारा घोषित कीमत है उस पर व्यापार कर रहे हैं नहीं, उसी कीमत पर बेच रहे हैं या नहीं, इन सब पर निगरानी कैसे करता था। तो याद रखिएगा, इस निगरानी के लिए एक सिस्टम बनाया गया था, निगरानी तंत्र बना हुआ था। इस निगरानी तंत्र में कौन होता था, तो सबसे मैं क्या बोला, बाजार का नाम क्या था, सराय ए अदल, सराय ए अदल ये बाजार का नाम था। तो इस बाजार के लिए ना सुल्तान के द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जिसका नाम था क्या, सदर ए रियासत। इसका नाम क्या था, सदर ए रियासत। इसके ऊपर कौन होता था, डायरेक्टर सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी होता था। तो सुल्तान के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती थी, जो सराय अदल का क्या था, प्रमुख अधिकारी था। अब ये सराय अदल के नीचे होता था कौन, बरीद, बरीद नहीं, आप बोलो, सराय अदल के अंदर होता था सहना ए मंडी, सहना ए मंडी होता था, जो दरोगा था, इसको ये बाजार का क्या था, दरोगा था। ठीक है, और इस दरोगा के अंदर होता था एक गुप्तचर जिसका नाम था बरीद, बरीद जो क्या था, गुप्तचर। बरीद कौन था, याद रखिएगा, ये क्या था, गुप्तचर। तो ये व्यवस्था था कि बरीद जो होते थे वो बाजार में घूमते रहते थे, देखते रहते थे कि भाई सभी व्यापारी घोषित कीमत पर व्यापार कर रहे हैं या नहीं, या कोई मतलब नियम का उल्लंघन थोड़ी कर रहे करके। और बरीद इन्फॉर्म करते थे कि इसको सहना मंडी को, सहना मंडी इन्फॉर्म करता था सदर रियासत को, जिसकी नियुक्ति कौन करता था, सुल्तान, और सदर रियासत किसके नियंत्रण में रहता था, सुल्तान के। ये पूरी जानकारी देता रहता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुल्तान इन्हीं से जानकारी लेता था, सुल्तान ना दो तरीके से जानकारी लेता था। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दो तरीके से पूरी व्यवस्था पर निगरानी करता था, बाजार की जानकारी प्राप्त करते रहता था। कैसे करता था, एक तो ये सिस्टम था, दूसरा यहाँ पर एक और गुप्तचर होते थे जिसको बोला गया है मुनहिर, मुनहिर, ये भी गुप्तचर थे। ठीक है, तो ये जो मुनहिर थे, ये आधा ना है, मुनहिर, ये जो मुनहिर थे ये भी बाजार में घूमते फिरते रहते थे, गुप्तचर, ये भी गुप्तचर है, मुनहिर भी क्या है, गुप्तचर। लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि ये जो बरीद गुप्तचर है वो सहना ए मंडी के नियंत्रण में है। ठीक है, लेकिन ये जो मुनहिर गुप्तचर है ये सहना ए मंडी के नियंत्रण में नहीं था, ये डायरेक्ट होता था सुल्तान के नियंत्रण में। तो सुल्तान ना इन दोनों तरीके से क्या करता था, निगरानी रखता था और जानकारी प्राप्त करता था। मतलब एक तरफ क्या करता था, वो सदर रियासत से बाजार से संबंधित जानकारी प्राप्त करता था, और सदर रियासत को किसको देता,
को कौन देता था? शहनाई मंडी। और शहनाई मंडी किससे प्राप्त करता था? गुप्तचर से। तो मतलब एक तरफ बरीद से शहनाई मंडी और सदर रियासत होते हुए सुल्तान तक जानकारी जाती थी, दूसरी जानकारी डायरेक्ट मुनिहर के द्वारा जाती थी सुल्तान तक। और इस तरीके से वो देखते रहता था कि दोनों के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उनमें कोई समानता है। अगर असमानता है, अलग अलग जानकारी है, मतलब क्या चल रहा है, षड्यंत्र हो रहा है या फिर भ्रष्टाचार हो रहा है ना, तो फिर वो तुरंत एक्शन लेता था। लेकिन जो वो निगरानी का सिस्टम बना रखा था, दो तरीके से क्या करना, जानकारी प्राप्त करना, इससे भ्रष्टाचार भी नहीं हो पा रहा था इस सिस्टम पे, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये तो बाजार नियंत्रण प्रणाली हो गई, मैं आपको बता दिया क्लियर यहाँ पर सब डायरेक्ट क्या है। तो वस्तुओं की कीमतों को क्या करना, नियंत्रित करना। मांग एवं आपूर्ति के नियम से हटकर इसने वस्तुओं की कीमतों को क्या कर दिया, नियंत्रित कर दिया, ठीक, सिंपल सी बात। उद्देश्य क्या था, सैनिकों को कम कीमतों पर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराना ताकि कम वेतन में भी उनका गुजारा भत्ता हो सके। व्यवस्था क्या थी, सदर रियासत और दूसरी तरफ क्या है ना, सराय अदल, ठीक। सदर रियासत विभाग था जिसे पंजीकृत होते थे, अपने आप को पंजीकृत कराते थे। और सराय अदल एक क्या था, बाजार था जहां वस्त्र एवं अनाज बिकती थी। पंजीकृत करा के व्यापारी सदर है ना, देखो मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो सराय अदल में क्या करता थे, व्यापार करते थे और उन्हीं वस्तुओं कीमतों पर उनको बेचना रहता था, वस्तुओं को जो सुल्तान के द्वारा घोषित होता था। वो कहाँ से अनाज लाते थे, वो किसानों से खरीदते थे और किसानों के पास वही व्यापारी अनाज खरीद सकते थे जो क्या थे, सदर रियासत में दीवान रियासत में पंजीकृत थे। बात क्लियर हो गया, इतना जान गए। साथ में थोड़ा सा याद रखना है कि मुस्लिम व्यापारियों को विशेष छूट थी। और बात रही उपभोक्ता की, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो उपभोक्ता होते थे उन उपभोक्ताओं को एक पॉइंट याद रखिएगा कि उपभोक्ताओं को आज्ञा पत्र के माध्यम से अनाज प्राप्त होता था। जो उपभोक्ता होते थे इनको भी क्या मिलता था, आज्ञा पत्र, और इस आज्ञा पत्र के माध्यम से अनाज मिलता था। चलो ठीक, इतना थोड़ा सा याद रखिएगा, आज्ञा पत्र के माध्यम से अनाज मिलता था, ठीक। तो ये क्या हो गया, टोटल अगर देखा जाए, हम एक पॉइंट इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली हुई। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली के साथ इसको ना पीडीएस के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए, पीडीएस के लिए। तो इसने क्या किया था, अनाज का भंडारण करवाया था। क्या, अनाज भंडारण करवाया था। और अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदामों की क्या की थी, निर्माण कराया था। बड़े बड़े गोदामों का निर्माण कराया था जहां क्या किया जाता था, अनाज का भंडारण किया जाता था, है ना। और इसमें से अनाजों का उपयोग आपातकाल में क्या किया जाता था, अनाज का उपयोग किया जाता था। आपातकाल के समय प्लस सराय अदल में अनाजों की आपूर्ति, ये दो उद्देश्य थे इसके निर्माण का। इसके निर्माण का अगर उद्देश्य देखा जाए तो क्या था, आपातकाल में क्या, अनाजों की पूर्ति करना, और साथ में क्या, सराय अदल में अनाजों की पूर्ति करने के लिए अनाज भंडार का इसने क्या करवाया था, निर्माण कराया था। और साथ में अकाल के समय ऐसा जानकारी मिलता है कि अकाल के समय इसी गोदाम में से क्या करता था, आधा मन, है ना, मन एक समझो इकाई होगा उस समय का, तो आधा मन अनाज ये क्या करता था, जनता को बांटता भी था इसी गोदाम में से। तो आज जैसे आप पीडीएस सिस्टम के तहत 2 रुपये किलो में चावल दिया जाता है ना गरीबों को, बीपीएल कार्ड वालों को, वैसे ही आधा मन अनाज अकाल के समय क्या करता था, आम जनता को बांटता था इसी अनाज भंडारण से। इसलिए इसको पीडीएस का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। इसने व्यवस्था लागू की थी, बड़े बड़े गोदाम बनवा दिए थे, वहाँ अनाज को एकत्रित करता था, आपातकाल में उपयोग होता था, बाजार में सप्लाई करना होता तो वहाँ जाता था, और जब अकाल वगैरह आ जाता था तो उस दौरान भी आधा मन अनाज ये क्या करता था, आम जनता को बांटता था, है ना। ये आधा मन अनाज आम जनता को अकाल के समय ये क्या करता था, बांटता था, ठीक है, संकट के समय। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ये कंप्लीट हुआ आपका क्या, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली, है ना। अगर मेंस में भी आएगा तो आपको बाजार नियंत्रण प्रणाली में इतना कुछ बता देना है जो मैं आपको बताया हूँ, है ना। सामने वाला एग्जामिनर खुश हो जाएगा। उद्देश्य को एक लाइन में बोलो, एक लाइन में इसको बताओ,
तो ये अधिकारियों के नाम लिख के निगरानी तंत्र को बता दो। इतना बताओगे सामने वाला भी समझ जाएगा कि बंदा समझा हुआ है, सब कुछ आता है इसको करके। ठीक है, चलिए अब अलाउद्दीन खिलजी को हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने जाना कि भाई अलाउद्दीन खिलजी एक फेमस सुल्तान था जिसने सुधार के कार्य किए, स्थायी सेना का गठन किया, करों में सुधार किया, भूमि सुधार किया, साथ में क्या किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। साथ में हमने बताया था कि वो अन्य आदेश निकाला था कि भाई संपत्ति जब्त कर लिया था, उलेमाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, है ना, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। इस प्रकार से अनेक सुधार उसने किए। तो अलाउद्दीन का शासनकाल या खिलजी वंश का शासनकाल हमने देखा कि खिलजी वंश का शासन जो काल था वो था आपका क्या, 1290 से 1230 तक, 1330 तक, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी आया। और इस जलालुद्दीन खिलजी के बाद आपका कौन आया, अलाउद्दीन खिलजी। और इस अलाउद्दीन खिलजी ने हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है, इसने शासन किया आपका क्या, 1296 से 1216 तक। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद 3 शासक हुए इस वंश में, उसका नाम था सुहाबुद्दीन खिलजी, सुहाबुद्दीन खिलजी। इसके बाद एक शासक बना, इसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। और इसके बाद एक शासक बना जिसका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक, यह अंतिम शासक था खिलजी वंश का। अब सुहाबुद्दीन, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, मत रखो नाम को याद, लेकिन इसके में थोड़ा सा याद रखना है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह में। इसके बाद एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसने स्वयं को पैगंबर घोषित किया था। ठीक है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वयं को क्या किया था, पैगंबर घोषित किया था। दूसरा चीज इसमें याद रखना है कि इसने देवगिरी पर पुनः आक्रमण कर पर उसका नियंत्रण स्थापित किया, देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया। ठीक है, देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया और इसका नाम बदलकर कुतुबाबाद रखा। तो कुतुबुद्दीन से कुतुबाबाद, है ना। तो याद रखिएगा, देवगिरी पर आक्रमण किया और उसका नाम कुतुबाबाद रखा। पुनः आक्रमण किया, इससे पहले देवगिरी को तो ऑलरेडी मिला चुके हैं अलाउद्दीन के काल में, तो इसने फिर से आक्रमण किया। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कुतुबाबाद उसका नाम बदल कर रख दिया। इसके बाद ना ये विलासी प्रवृत्ति का हो गया। बोला जाता है कि स्त्रियों के वस्त्र पहनकर ये दरबार में आता था। एक पॉइंट इसको भी याद रखिएगा, क्या कि इसके बाद विलासी प्रवृत्ति का हो गया था, विलासी प्रवृत्ति का, और स्त्रियों का कपड़ा पहनकर ये दरबार पर आता था। दरबार में स्त्रियों का कपड़ा पहन के आता था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो शासक था, इसने स्वयं को पैगंबर घोषित किया, देवगिरी पर पुनराक्रमण करके उसको क्या कर दिया, नाम बदल दिया, कुतुबाबाद कर दिया। और साथ में मैं क्या बोल रहा हूँ कि विलासी प्रवृत्ति का था, दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहन के आता था। ठीक है, अब ये जो था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इसने 2 काम किया था। ठीक है, इसके लिए याद रखिएगा 2 पॉइंट। एक तो इसने क्या किया, स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया, पैगंबर का सेनापति, या आप बोल सकते हो कि इसको घोषित किया मतलब उपाधि धारण की है। इसने पैगंबर की उपाधि धारण की है और इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, यह क्या था, राजकोष से, जो इसका कोष था, राजकोष से अत्यधिक मात्रा में क्या किया, दान दिया, अत्यधिक मात्रा में दान दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो था आपका, तो आपको बताया हो कि अलाउद्दीन के शासन काल में जफर खां और गाजी मलिक, ये 2 थे जिन्होंने मंगोलों के आक्रमण से अलाउद्दीन या दिल्ली सल्तनत की रक्षा की थी।
मतलब योग्य सेनापति थे जिनकी नियुक्ति अलाउद्दीन ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मंगोलों के आक्रमण से रक्षा के लिए किया था। लास्ट वीडियो में यहाँ मैं जो अभियान है उसमें मैं बताया हूँ मंगोलों का, है ना, अलाउद्दीन का जो अभियान है उस अभियान में मैं मंगोल आक्रमण के तहत उनका नाम लिया हूँ। किसका किसका? गाजी मलिक और जफर खां, ये दोनों क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो अंतिम शासक है खुसरो शाह, जिसके बारे में आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की, राजकोष से अत्यधिक मात्रा में क्या किया इसने? दान दिया। चलिए, अब ये जो खुसरो शाह था ना, इसके विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो शाह के विरुद्ध विद्रोह, यह विद्रोह किया था, एक का नाम था यही गाजी मलिक, क्या? गाजी मलिक एवं इसके पुत्र जौना खां ने, है ना, जूना खां भी लिखा है, जूना खां या जौना खां, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि सर या कई जगह तो जूना खां मिला है, आप तो जौना खां बता रहे हैं। इतिहास में ना शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर है, कई बुक जौना खां लिख देता है, कोई जूना खां लिख देता है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इस खुसरो शाह का विरुद्ध, खुसरो शाह जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था, इसका विरुद्ध विद्रोह किया गाजी मलिक और उसके पुत्र जौना खां ने, और उसके बाद इसकी हत्या करके इस गाजी मलिक ने क्या की? तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश की स्थापना की, गद्दी पर बैठा, तुगलक वंश की स्थापना की, और इस तुगलक वंश ने शासन किया है 1320 से लेकर 1414 तक। तो याद रखिएगा तुगलक वंश, इसमें आपका यही पहला शासक रहेगा कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे जूना खां के बारे में, जो मोहम्मद बिन तुगलक कहलाएगा, और इसके बाद इसका भाई रहेगा जो रहेगा क्या? फिरोज तुगलक। ये 3 इंपॉर्टेंट शासक है, उसके बाद तो फिर कुछ नहीं है उसमें। 9 शासकों ने शासन किया है, लेकिन हम 3 के बारे में पढ़ेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर सैयद और लोदी को पढ़ के दिल्ली को कंप्लीट करेंगे, दिल्ली सल्तनत। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग तुगलक वंश के शासक कौन? गयासुद्दीन तुगलक के साथ। वीडियो अगर कुछ देखो समझ में अगर आ रहा होगा, देखो मैं पढ़ाऊँगा ऐसे ही आपको ना, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत समझा कर लिखने वाला काम कम करूंगा, बोलने वाला काम ज़्यादा करूंगा। बोलने के दौरान आप लोग को जो सही लगेगा, जैसा सही लगेगा, नोट करते चलिएगा और बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए। वैसे तो मिडाइवल इंडिया से क्वेश्चन कम बनता है बनने के लिए, लेकिन फिर भी जो भी बनेगा उतना हम कोशिश करेंगे कि कवर हो करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।